नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं। तो प्रस्तुत है विमल मित्र जी द्वारा लिखित उपन्यास तपस्या का भाग 8। दोस्तों, भाग 7 के बाद भाग 8 अपलोड करने में मुझे विलंब हुआ, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। किंतु मैं कुंभ स्नान के लिए गई थी, जो कि एक अविस्मरणीय अनुभव था, तो उसकी कुछ झलकियां आपके साथ भी साझा कर रही हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर ये परम सौभाग्य सभी को प्रदान करें। भाग 8 आरंभ करूँ इससे पहले भाग 7 के बारे में आपको संक्षेप में बता दूं। कमलादी के लाख मना करने और समझाने के बावजूद सुकुमारी उस दिन शनिवार को, जिस दिन एआरपी की कक्षा होनी थी, आदिनाथ के साथ घूमने चली ही गई और वापस आने पर उसने कमलादी को मना भी लिया। हालांकि कमलादी उससे इस बात को लेकर थोड़ा नाराज थी। जब सेक्रेटरी को इस बारे में पता चला तो उन्होंने सख्त कदम उठाते हुए उसे नौकरी से निकाल दिया और इधर सुकुमारी कमलादी को इन सब के लिए जिम्मेदार मानती रही। उसके बाद आदिनाथ जब लेने आया तो आदिनाथ ने कहा कि सुकुमारी की नौकरी जाने की वजह कमलादी या सुकुमारी नहीं है, बल्कि वो है, क्योंकि वो उस दिन कमला दत्त के साथ बाहर घूमने गया और लौटते वक्त उसे सेक्रेटरी ने देख लिया था। यही कारण है कि सुकुमारी को नौकरी से निकाला जा रहा है, जबकि कमला दत्त ने इस बारे में उनको काफ़ी आश्वस्त करने का प्रयत्न किया कि ऐसी बात नहीं है। कमला दत्त के कहने पर आदिनाथ ने सुकुमारी की तरफ से स्कूल में एक अपील डाली। सेक्रेटरी को कमला दत्त ने भी काफ़ी समझाया कि लड़की के माँ बाप नहीं हैं और उसे इस नौकरी की सख्त ज़रूरत है। सेक्रेटरी उसको फिर से रखने के लिए मान जाते हैं। और अब आगे। हाँ, तो चिट्ठी पाते ही बोरी बिस्तर लेकर सुकुमारी फिर हाजिर हो गई। साथ हमेशा की तरह था आदिनाथ। कमला दत्त ने कहा, मुझसे गुस्सा थी ना? बाबा, क्या गुस्सैल लड़की है। गाड़ी की थकी सुकुमारी झटपट अंदर चली गई। आदिनाथ भी जा रहा था। जाते जाते एक बार रुका, बोला, आपके कारण ही सुकुमारी की नौकरी बची है, मैं उसकी ओर से धन्यवाद देता हूँ। हंसकर कमला दत्त ने कहा, अब तो आपको फिर हर शनिवार को यहाँ आना होगा। अब तो और टाल नहीं पाएंगे। लेकिन शनिवार को तो आप लोगों की एआरपी की कक्षा होती है। वो कक्षा खत्म हो गई, लड़कियों ने सीख लिया। चलो, आफत टली। लेकिन आपने ये क्या कहा, शनिवार की शनिवार आने में क्या मुझे कष्ट होता है? कमला दत्त ने नज़र झुकाकर कहा, कष्ट आपको नहीं होता ये मुझे मालूम है। वो क्या जानती थी और क्या नहीं जानती थी, वो प्रश्न फिर मैंने उस दिन नहीं उठाया। लेकिन धीरोदात्त नायक यानी कि सेक्रेटरी राम मोहन सेन और शंखनी नायिका यानी कि कमला दत्त के विचित्र संपर्क के बीच जब मैं राहु की तरह आ गया और मुझे वहां से हटाना परम आवश्यक हो गया है, इसका प्रमाण 2 दिन बाद ही मिल गया। कमला दत्त के जीवन में जिस दिन पहला सूर्य ग्रहण लगा, जिस दिन मिथुन लग्न आई, उसी दिन राम मोहन सेन को खटका लगा। उन्होंने सोचा ये ठीक नहीं है, बेकायदे की बात है। उनकी योजना पर आँच आए ये बर्दाश्त के बाहर है, असंभव है। राहु का विनाश करना ही होगा। राहु यानी मैं, यानी कि आदिनाथ। लेकिन राममोहन ठहरे धीरोदात्त नायक, इसलिए उन्होंने धीर और उदात्त रास्ता ही अपनाया। इसके बाद गुजरे ही कितने दिन थे, एक दिन सेक्रेटरी ने खुद ही बुला लिया। सभी अवाक थे। सेक्रेटरी के यहाँ की नौकरानी बुलाने आई थी। सुकुमारी बसु बंगला की शिक्षिका उसे बुलाया है। मीरा ने कहा, अरे, सुनने में भूल हुई होगी, सुकुमारी नहीं कमलादी को बुलाया होगा। मनीषा सेन ने कहा, हाँ हाँ, कमलादी को ही। सेक्रेटरी सुकुमारी को क्यों बुलाने लगे? फिर भी सुकुमारी ने पूछा, ठीक से सुना है, मेरा ही नाम लिया था? नौकरानी ने कहा, हाँ दीदी मुनी, आपको ही। बड़ी दीदी मुनी को क्या मैं पहचानती नहीं? दत्त बाड़ी के 7-8 बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया है, मैं क्या आदमी नहीं पहचानती? कमलादी बाथरूम गई थी। आते ही सुकुमारी ने पूछा, सेक्रेटरी मुझे क्यों बुला रहे हैं कमलादी? सब सुनकर कमलादी ने कहा, बुलाया है तो जाओ, ज़रूर कोई काम होगा। सुकुमारी ने कहा, आप साथ चलिए ना। ना, वो अच्छा नहीं लगेगा, तुम्हें बुलाया है, तुम ही जाओ। डर की कोई बात नहीं है, खूब अच्छे आदमी हैं, लगता है शायद उसी मामले को लेकर बुलाया है, और क्या। सेक्रेटरी ने उस दिन कमला दत्त से कहा था, इस बार उसे सावधान कर दिया है ना? कमला दत्त ने कहा, मैंने तो कह ही दिया है, आप भी तो एक दिन बुलाकर कह दीजिएगा, आपकी बात ज़रा अच्छी तरह से सुनेगी। सेक्रेटरी ने सिर्फ कहा,
ठीक है, मैं ही कह दूंगा, किसी दिन मेरे पास ही भेज देना। आदिनाथ फिर कहने लगा, मनुष्य बाहर से कितना झूठा होता है, उसी दिन पता लगा। इस पर भी हम लोग बाहर से देखकर ही तो मनुष्य के बारे में अपनी राय बनाते हैं। बाहर जो संपन्न दिखता है, अंदर शायद उससे दरिद्र कोई नहीं होता। बाहर से जिसको सच्चा मानते हैं, वास्तव में उसके मिथ्याचार की कोई तुलना नहीं की जा सकती। लेकिन इस पर भी दुनिया इसी तरह चल रही है और भी न जाने कितने दिनों तक चलती रहेगी। मैंने कहा, यह तो काफ़ी पुरानी बात है। आदिनाथ बोला, हो पुरानी बात, पुरानी है क्या इसीलिए उसे एकदम भूल जाना चाहिए? ऐसा तो कोई नियम नहीं है शायद। इसके अलावा मेरे जीवन में, सुकुमारी के जीवन में और कमला दत्त के जीवन में इसी पुराने सत्य ने एक नया संकट खड़ा किया था। आदिनाथ ने फिर कहा, तुम तो काफ़ी दिन पहले इस कलकत्ता छोड़कर चले गए थे और मैं भी व्यापार के लिए आसाम के जंगलों में काफ़ी दिन खाक छानता फिरा हूँ। ये मैं आज दृढ़ता के साथ कह सकता हूँ कि मनुष्य के बारे में मेरी जानकारी तुमसे कहीं ज़्यादा है। औरतों के बारे में तो हमेशा से ही थी, अब आदमियों के बारे में भी हो गई है। पहले जो व्यापार करता था वो तो शौक के लिए, जेब खर्च निकल जाने से ही काफ़ी था। उस रुपए से कभी किसी के लिए साड़ी खरीद देता, किसी का गहना, तो किसी को कोई और उपहार। उस समय उम्र कम थी, जिम्मेदारी भी कम थी, जो पाया उसी से गुजर हो जाती थी। सोचता था इतना ही काफ़ी है, और ज़रूरत नहीं। लेकिन अब तो सब बदल गया है। ट्रेन में जब स्टेशन से, बैंडिंग के स्टेशन से गुजरता हूँ तो दूर से ही उस बड़े पीपल के पेड़ की ओर ताकता रहता हूँ। वो अभी भी उसी तरह खड़ा है। युद्ध के बाद सभी कुछ तो बदल गया, घोड़ा गाड़ी है लेकिन एक आधी, सब वहाँ झुंड के झुंड साइकिल रिक्शा खड़े नज़र आते हैं। सब कुछ नया नया सा लगता है, या हो सकता है मेरी नज़र में ही कुछ फ़र्क आ गया हो। सुकुमारी आजकल अपने बच्चों में ही फंसी रहती है। कभी कभी पूछती है, कमला दत्त के बारे में कुछ जानते हो? वाकई हम कमला दत्त को एकदम भूल गए हैं। शायद बैंडल स्टेशन के वे गाड़ीवान भी आजकल कमला दत्त को नहीं देख पाते। वहाँ का हुगली गर्ल्स स्कूल शायद कॉलेज हो गया था, लेकिन फिर यूनिवर्सिटी नहीं हो पाया। हाँ, सुकुमारी आज भी कमला दी को याद करती है। कमला दत्त, ऐसी श्रद्धा और किसी के लिए भी उसके मुंह से नहीं सुनी। सच, उसे आज भी सब कुछ याद है। सेक्रेटरी के घर से सीधी बोर्डिंग नहीं आई सुकुमारी। गाड़ीवान को गाड़ी दूसरी ओर घुमाकर ले चलने को कहा। पोर्चुगीज चर्च के पास पहुंचते ही वही मस्तूल नजर आया। सुकुमारी उसी की ओर देख रही थी एकटक। गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी। मस्तूल की ओर देख देख कर सुकुमारी न जाने क्यों अनमनी सी हो रही थी। एक दिन आदिनाथ से ही सुनी थी उस मस्तूल की कहानी। बात बहुत पहले की है, 1631 का अक्टूबर महीना। सम्राट शाहजहां पोर्चुगीज़ों पर नाराज़ हो गए थे। सालाना खिराज नहीं देते थे, जनता को जोर ज़बरदस्ती करके ईसाई बनाते थे, किसानों को पकड़ पकड़ कर उनसे गुलामी करवाते थे, और भी न जाने क्या क्या। शाहजहां ने कासिम खां को भेजा। कासिम खां ने आकर 3.5 महीने तक युद्ध किया, शहर को तोड़ फोड़ कर एकदम नष्ट कर डाला और असंख्य पोर्चुगीज़ लोगों को कैदी बनाकर आगरा ले गया। लेकिन इतना सब होने पर भी पोर्चुगीज़ को फिर भी ज़मीन मिली, ज़मींदारी मिली, और वो भी खुद सम्राट से। क्यों? सिर्फ एक आदमी के कारण। वो थे फादर डिक्रूज। लोग कहते हम लोगों के लिए पादरी साहब साक्षात अवतार हैं। इधर कासिम खां के हमले से गिरजा विरजा सब टूट फूट कर खंडहर हो गए थे। गिरजा के अंदर थी वर्जिन मेरी की एक पत्थर की प्रतिमा। लोग वर्जिन मेरी को गुरु माँ कहते थे। उन्हीं गुरु माँ को गोद में लेकर पादरी साहब का एक सौदागर मित्र गंगा में कूद पड़ा था, लेकिन अंत में हठात डिक्रूज साहब पकड़े गए। उन्हें मैदान में लाया गया। हुक्म हुआ कि फिरंगी साहब को पागल हाथी के सामने हाथ पांव बांध कर डाल दो। इसने बहुत से लोगों को ईसाई बनाया है। एक पागल हाथी भी लाया गया, लेकिन पादरी साहब को देखकर न जाने उसकी मति खराब हुई या ठीक। पादरी साहब का बाल भी बांका नहीं हुआ। सिर्फ घुटनों के बल बैठकर हाथी फादर के ऊपर से सूंड फिराने लगा। आश्चर्य सुना जरूर था, लेकिन देखा आज ही। लोगों ने नारे लगाए, पादरी साहब साक्षात अवतार हैं। वास्तव में अवतार ही थे, भक्त प्रहलाद के दूसरे अवतार। चारों ओर से हरि बोल की आवाज़ों से वातावरण जैसे गूंजने लगा।
उधर बादशाह के आदमियों की आंखें भी जैसे फटी पड़ रही थीं। उन लोगों ने साहब को छोड़ दिया। केवल इतना ही नहीं, गिरजा की सारी जमीन भी लौटा दी। फिर गिरजे की प्रतिष्ठा हुई। लेकिन गुरु माँ कहाँ है? गुरु माँ आई दूसरे दिन। हठात रात को आंधी पानी शुरू हो गया। हृदय कपाती बिजली गिरी। गंगा में समुद्र जैसी ऊंची ऊंची लहरें उठने लगीं। उस आंधी पानी में भी गंगा न जाने किस रोशनी से जगमगा रही थी। दांतों तले उंगली दबाए सभी ने देखा, गंगा के बीच से पादरी साहब गुरु माँ को लिए आ रहे हैं। तभी से गुरु माँ की ख्याति बढ़ गई। गुरु माँ की मानता मानने से निस्संतान को संतान मिलती। कैसा भी रोग हो, गुरु माँ का नाम लेते ही साफ। किसी का लड़का खो गया है, गुरु माँ की मानता मानो, दूसरे ही दिन लौट आएगा। इस घटना के काफ़ी दिन बाद समुद्र में एक दिन बड़े जोर का तूफान आया। कई जहाज फंस गए। सभी ने जान की आशा छोड़ दी थी और जल समाधि को अपनाने के लिए तैयार हो रहे थे। तभी जहाज के कप्तान ने मानता मानी कि यदि जहाज बैंडल घाट तक सकुशल पहुंच गया तो अच्छी तरह से गुरु माँ की पूजा करेंगे। और आश्चर्य, तूफान रुक गया, जहाज भी बैंडल पहुंच गया। लेकिन कप्तान साहब पूजा करें तो किस चीज़ से? कुछ न पाकर वो जहाज का मस्तूल ही उठा कर ले आए। यही है वो मस्तूल। गाड़ी मस्तूल वाली जगह पीछे छोड़ दूसरी ओर जा रही थी। सुकुमारी को काफ़ी दिन पहले की बातें याद आने लगी। ग्रीष्मावकाश से पहले जिस दिन वो आदिनाथ के साथ कलकत्ता जा रही थी, आदिनाथ ने कहा था अब तो 1 महीने बाद ही बैंडल आना होगा। इस पर सुकुमारी ने कहा था लेकिन कमला दी ने छुट्टियों में भी एक दिन आने को कहा है। सभी तो चले जाएंगे, अकेली पड़ जाएंगी बेचारी। आओगे ना एक दिन? आदिनाथ ने कहा तुम तो रहोगी नहीं, फिर मैं क्यों इतनी तकलीफ उठाऊं? लेकिन आते तो कमला दी खूब खुश होती। सच? नहीं तो क्या झूठ? तुम्हारी कमला दी की खुशी से मुझे क्या लेना देना? इसके बाद एक दिन छुट्टियों में सुकुमारी ने पूछा तुम शनिवार की शनिवार कहाँ जाते हो? आदिनाथ ने हंसकर कहा तुम्हारी कमला दी के पास। उस दिन सुकुमारी ने ये बात हंसकर ही उठाई थी। सोचा था आदिनाथ मजाक कर रहा है। बोली कमला दी के पास तुम्हारी दाल नहीं गलने की, वो ऐसी वैसी औरत नहीं है। क्यों, तुम्हारी कमला दी क्या शेर चीता है? शेर चीते से भी ज्यादा, जाने पर भी बात नहीं करेंगी, बाहर से ही भगा देंगी। आदिनाथ ने कहा चलो एक बार वो भी सही, अभी तक किसी औरत से नहीं हारा, एक बार देखूं तो हार कर कैसा लगता है। सुकुमारी ने कहा हारने की बड़ी इच्छा है ना, लेकिन तुम कमला दी को शायद पहचानते नहीं हो। हम लोग इतने दिन साथ रहे हैं, फिर भी मैं उन्हें ठीक से नहीं जान पाई। एक साथ एक जगह रहकर भी कभी पैर की एड़ी से ऊपर की पिंडली तक नहीं देख पाई, कभी किसी बात में भी दुर्बलता नहीं देखी। कमला दी का विचार छोड़ दो। और आज अकेली गाड़ी में बैठी सुकुमारी प्रायः रो ही पड़ी। कौन जानता था कि कमला दी इस तरह उसका सारा विश्वास, सारी श्रद्धा धूल में मिला देंगी। और कोई भी हो, लेकिन कमला दी के साथ वो प्रतियोगिता में कैसे जीत सकती है? सेक्रेटरी ने पूछा था हर शनिवार को क्या तुम घूमने कलकत्ता जाती हो? शनिवार को कोई तुम्हें लेने आते हैं, उन्हीं के साथ तुम्हारी शादी होगी। सेक्रेटरी के साथ बैठकर अकेले बात करने का उसके लिए आज पहला ही मौका था। हर प्रश्न के उत्तर में वो सिर्फ हाँ हाँ करती जा रही थी। तभी सेक्रेटरी ने कहा था तुम क्या अपना भला चाहती हो? सुकुमारी ने इस बार भी हाँ कहा। तब क्या तुम्हें पता है, गर्मी की छुट्टियों में जब तुम नहीं थी तब भी वो हर शनिवार को यहाँ आते थे और गाड़ी में चढ़कर कमला दत्त के साथ घूमने जाते थे। डाकघर के सामने गाड़ी पहुंचने पर सुकुमारी ने प्रायः चीख कर कहा रुको रुको यहाँ। गाड़ी रुकते ही सुकुमारी डाकघर में गई। अंदर जाकर बोली एक टेलीग्राम फॉर्म तो दीजिए। आदिनाथ ने कहा वो टेलीग्राम मुझे मिला शाम को, देखकर हैरान रह गया। फिर क्या आफत आई, रात को ही तो कोई गाड़ी नहीं थी, होने पर भी लौटता कैसे? दूसरे दिन सुबह की ट्रेन से गया। जाकर देखा प्लेटफॉर्म पर सुकुमारी अकेली खड़ी प्रतीक्षा कर रही है। सुकुमारी बोली चलो अभी चलो। कहाँ? आदिनाथ को लगा जैसे सुकुमारी जोर जोर से सांस ले रही थी, जैसे वो सारी रात नहीं सोई हो। आदिनाथ ने एक बार पूछा आखिर कहाँ चल रही हो? सुकुमारी ने इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया, सिर्फ कहा
मैं अब एक दिन की भी देर नहीं करूंगी, एक क्षण भी नहीं ठहर सकती। फिर गाड़ी करके उस पुराने गिरजे के पास पहुंचे। सुकुमारी ने कहा, उतरो यहाँ। यहाँ क्यों? सुकुमारी ने इस बार भी कोई उत्तर नहीं दिया, सीधी उस मस्तूल के पास ही जाकर रुकी। फिर कहा, इस मस्तूल पर हाथ रखो और उस देवी की ओर देखकर कहो कि सब साक्षी हैं कि। आदिनाथ ने कहा। उसके बाद भाई हिंदू होकर भी ईसाई गिरजे के उस मस्तूल को छूकर वर्जिन मेरी की को साक्षी कर प्रतिज्ञा की कि सुकुमारी से ही शादी करूंगा। उस प्रतिज्ञा को सुनकर कहीं जाकर सुकुमारी को जरा आश्वासन मिला और उसके बाद ही फूट फूट कर रोने लगी। कहा, कमला दी का जीवन में सबसे अधिक विश्वास करती थी, सबसे अधिक श्रद्धा रखती थी। उनसे मैंने कभी भी कोई बात नहीं छिपाई। वही कमला दी मेरे रास्ते का कांटा बनी। तब भी मैं कुछ नहीं समझ पा रहा था। बोला, क्यों, कमला दी ने तुम्हारा क्या किया? सुकुमारी ने और भी रोते रोते कहा, गर्मी की छुट्टियों में तुम यहाँ नहीं आए थे? कमला दी को लेकर घूमने नहीं गए थे? यहाँ आदिनाथ थोड़ा रुका और झिझका, फिर कहा, समझ गया कि ये बात खुल गई है, लेकिन जिसके द्वारा भी हो, कम से कम कमला दी के द्वारा तो नहीं है। फिर बोला, जो भी हो, ये प्रसंग सुकुमारी का है, इसलिए संक्षेप में ही कहूँगा। सुकुमारी सिर्फ इतने से ही मानी हो ऐसा नहीं। दक्षिणेश्वर जाकर एक दिन माँ काली के सिर पर हाथ रख प्रतिज्ञा करा के ही छोड़ा कि मैं उसी से शादी करूँगा। वैसे मेरे लिए इस प्रतिज्ञा का कोई विशेष मूल्य नहीं था कि इसे न मानकर मुझे बहुत बड़ा पाप लगेगा, ऐसा भी नहीं सोचा। लेकिन सुकुमारी ने इसके बाद जो कांड किया वही भयानक था और उसके लिए जिम्मेदार और कोई नहीं, सिर्फ कमला दत्त ही थी। सुकुमारी ने कहा, देख रही हूँ संसार में और किसी का भी विश्वास नहीं है। कमला दत्त इस सब के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। वो कहती, सुकुमारी तुम मेरे ऊपर क्यों नाराज होती हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सुकुमारी कहती, मैंने इतना विश्वास किसी पर नहीं किया जितना तुम पर। कमला दत्त हंसती, कहती, विश्वासघात का कौन सा काम किया है मैंने? खोलकर कहो ना। लेकिन कमला दत्त ही नहीं, सुकुमारी का परिवर्तन देखकर सभी अवाक हो गए। ऐसी तो वो नहीं थी, हर बात में खिटखिट, बिना बात जैसे कमला दी से लड़ने को तैयार रहती। कमला दत्त कहती, तुम्हारी कक्षा की लड़कियां आज इतना शोर मचा रही थी सुकुमारी, क्यों? सुकुमारी कहती, छोटे बच्चे जरा शोर मचाते ही हैं, तो क्या तुम चुप नहीं करा सकती हो? दूसरी लड़कियों का हर्ज होता है। सुकुमारी ने तमक कर जवाब दिया, हो ना, सभी तुम्हारी तरह मनहूस तो हो नहीं जाएंगे। शनिवार को रात को हॉस्टल आते ही कमला दत्त ने पूछा, आज कहाँ कहाँ गए तुम लोग? सुकुमारी आग होकर कहती, आपकी तो ईर्ष्या से छाती फट रही होगी, आप किस मुंह से पूछ रही हैं? कमला दत्त अवाक हो जाती, कहती, ईर्ष्या? ईर्ष्या क्यों होगी मुझे? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता सुकुमारी, तुम्हें हो क्या गया है? केवल खिटखिट स्वभाव ही नहीं, चेहरा भी न जाने कैसा हो गया है। पेट भरकर खाती नहीं है, खा ही नहीं पाती, बैठती है और उठ जाती है और कहती है कुछ अच्छा नहीं लग रहा। फिर हठात बाथरूम से ओ ओ की आवाज़ आती। कमला दी कहती, बाथरूम में इतना भात कहाँ से आया? मनीषा सेन कहती, कल सुकुमारी ने क्या की थी ना, आपको पता नहीं कमला दी? कमला दत्त के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। सेक्रेटरी के यहाँ मानू, आह्लादी मासी माँ सभी को तो देखा था। जच्चा वाला कमरा साल में एक दिन भी खाली नहीं रहता। कमला दत्त ने लक्ष्य किया, सुकुमारी की आंखों के नीचे कालिमा छा गई थी। उसे कैसा एक संदेह हुआ। मछली नानी की बात याद आई, कुलाचार के बिना क्या सिद्धि मिलती है? महामाया की दूती ने ब्रज में आकर राधा नाम रखा और कृष्ण ने मथुरा जाकर उसके साथ कुलाचार किया, तभी तो उन्हें सिद्धि मिली। और मेरा भी क्या नसीब है बेटी, दूसरे के बच्चे जनाते जनाते ही जिंदगी गुजर गई। सेक्रेटरी उस दिन दरख्वास्त का नाम सुनते ही बिगड़ गए। नहीं नहीं, इस समय किसी को छुट्टी नहीं दी जाएगी, कुछ ही दिनों बाद वार्षिक परीक्षा है, इसके अलावा अभी कोर्स भी पूरा नहीं हुआ। कमला दत्त ने सिफारिश की, इसकी तो छुट्टी बाकी है, इसके अलावा उसने वचन दिया है कि 1 महीने के बाद चली आएगी।
छुट्टी बाकी हो या नहीं, इस समय छुट्टी नहीं मिल सकती। लेकिन उसकी तबीयत खराब है। इस बार सेक्रेटरी को कुतूहल हुआ। किसकी तबीयत खराब है? किसकी? नाम क्या है? कमला दत्त ने कहा, सुकुमारी बसु, बंगला टीचर। नाम सुनते ही पता नहीं क्यों सेक्रेटरी अचानक दयालु हो उठे। बोले, सुकुमारी बसु, अरे पहले क्यों नहीं कहा? 1 महीने में अगर नहीं ठीक हो तो 2 महीने की छुट्टी दो ना। कहकर झट से हस्ताक्षर कर दिए। जरा भी मुश्किल नहीं हुई। कमला दत्त को बड़ा आश्चर्य हुआ। स्कूल में आजकल और भी काम बढ़ गया है। चारों ओर राजकीय मजदूर लगे हैं। ईंट, चूने और बालू के पहाड़, बांस की सीढ़ी से मजदूर सिर पर रख रख कर डंडे और ईंटें धो रहे हैं। गिट्टी तोड़ने की आवाज़ से जैसे कान फटे जा रहे हों। फिर भी कमला दत्त को कोई विरक्ति नहीं, क्लांति नहीं। मजदूरों के आने पर जाकर खड़ी होती और इमारत पूरी होने पर कैसी लगेगी, इसी बात की कल्पना करती। आह्लादी मासी माँ के लड़का हुआ है और मानू के लड़की। माँ बेटी बैठी बैठी चाय पीती और सामने आकाश की ओर पाँव फेंकते खेलते 2 महीने के मामा भांजी। आह्लादी मासी माँ कहती, इस बार तो कमला बेटी को भी बच्चा होगा। कमला दत्त के दोनों गाल लाल हो जाते। कहती, छी मासी माँ, क्या कह रही हैं? या मासी माँ इस पर कहती, हाँ तेरा तो सब कुछ स्कूल ही है। आदमी पूत जो कुछ है वो स्कूल ही है। कभी कभी कमला दत्त के मन में आता, पुराने गिरजे की सीढ़ियाँ चढ़कर जरा उस चबूतरे को देखा है। वो नाम जो उन्होंने खुर्चा था आदिनाथ का, क्या अभी भी वैसा ही लिखा है? इतने पानी, धूप और ठंड के बाद भी? लेकिन समय ही नहीं मिलता। काम भी क्या कुछ कम है। शनिवार को आदिनाथ फिर आया। ट्रेन लेट थी, आने में ज़रा देर हो गई। कमला दत्त ने कहा, इतनी देर से आए हैं, सुकुमारी कब से आपके लिए सजी दजी बैठी है? कहकर सुकुमारी को बुलवाया। और कुछ तो कहने को था नहीं। फिर भी आदिनाथ ने कहा, इस बार बैंडल जाने का कौन सा बहाना बनाऊंगा, वही सोच रहा था। कमला दत्त ने नज़र झुकाए काम करते करते कहा, इस बार शायद बहाना खोजने पर भी नहीं मिलेगा और इसके अलावा शायद आपको यहाँ आने की आवश्यकता भी नहीं होगी। आदिनाथ जाने क्या उत्तर देने जा रहा था कि हठात सुकुमारी लाव लश्कर लिए आ गई। आते ही आदिनाथ से बोली, चलो। कमला दत्त ने आदिनाथ से कहा, 1 महीने बाद फिर सुकुमारी को पहुंचा रहे हैं ना? उत्तर दिया सुकुमारी ने। कहा, आशीर्वाद करो कमला दी, जिससे फिर कभी भी आपके पास न आना पड़े, इस तरह अपना चेहरा न झुलसाना पड़े। आदिनाथ अचानक दमक उठा, लेकिन कमला दत्त ने कोई जवाब नहीं दिया। प्रशांत हंसी में सब कुछ सहना ही जैसे उसका काम हो। आदिनाथ बाहर जाकर फिर लौटा, हाथ जोड़कर बोला, उसकी ओर से मैं ही आपसे क्षमा मांग लेता हूँ कमला देवी, आप इस पर ध्यान न दीजिए। मैंने पूछा, फिर क्या हुआ? आदिनाथ ने फिर बतलाना शुरू किया। इसके बाद हम दोनों कलकत्ते चले आए और कुछ ही दिनों बाद हम लोगों को शादी की रस्म भी पूरी करनी पड़ी। शायद शादी इतनी जल्दी नहीं होती, लेकिन कमला दत्त के लिए ही सुकुमारी ने इतनी बड़ी जोखिम ली, ये भी जानता था मैं, और मेरी 1 मिनट की असावधानी से ही ये संभव हुआ, ये भी स्वीकार करता हूँ। जो भी हो, हर परिस्थिति के लिए मैं तैयार ही था। अपने घर वालों से भी अलग हो गया, लेकिन वो अलग बात है। कमला दत्त को लेकर जो कहानी है, अब वही कहूँ मैं। शादी पर निमंत्रण भेजने के समय सुकुमारी ने कहा, कमला दी को सबसे पहले निमंत्रण भेजना होगा, उन्हें सबसे पहले चिट्ठी भेजो। नए घर में भी एक छोटे से उत्सव का आयोजन किया गया। मनीषा दी, मीरा दी, माधुरी दी, इला दी, शिखा दी सभी आई थीं उस दिन। नहीं आई सिर्फ कमला दत्त। सुकुमारी ने पूछा, कमला दी नहीं आई? मनीषा दी ने कहा, क्यों? कमला दी तो बीमार है, तुझे नहीं पता? बीमार? मैं हैरान था। कमला दत्त बीमार है, मैं तो जानता ही नहीं था। लौकिकता के नाम पर कमला दत्त ने बालियों की एक जोड़ी भेज दी थी। कभी कभी इच्छा होने पर बॉक्स में से निकालकर सुकुमारी पहनती थी। कमला दी के नहीं आने से जैसे उसकी खुशी आधी ही रह गई। सुकुमारी ने पूछा, स्कूल की और क्या खबर है? खबर क्या होगी, उसी तरह चल रही है। कॉलेज की इमारत तैयार हो रही है, चारों ओर ईंट, चूने, बालू के पहाड़ लगे हैं।
मजदूर काम कर रहे हैं। कमला दी चुपचाप पड़ी रहती हैं, खुद उठ भी नहीं पाती। बड़े बड़े इमारत की खबर पूछती हैं। डॉक्टर नर्स आ रहे हैं, सेक्रेटरी आकर देख जाते हैं। 1 महीने से इलाज में उनका काफ़ी रुपया खर्च हो गया है। लेकिन कमला दत्त को आखिर हुआ क्या, वो बात भी उन लोगों ने बतलाई। एक दिन स्कूल की छुट्टी के बाद कमला दत्त गाड़ी से बाहर गई, जैसे प्रायः जाती थी। संध्या हो गई, रात हो गई, लेकिन कमला दत्त का पता नहीं। सब लोग सोच सोच कर परेशान थे। सेक्रेटरी के घर कमला दत्त कभी कभी जाती ज़रूर थी, किसी किसी दिन वहीं से चाय पीकर भी आती थी। उसके बाद फिर मासी माँ से बात करती और इसी तरह लौटते लौटते कभी 7:30 7 भी बज जाते। कुछ भी ठीक नहीं रहता था समय का। मनीषा दी ने कहा, सेक्रेटरी के घर खबर भेजूं, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। कालो की माँ रात को 8 बजे दौड़ती दौड़ती आई, बोली, बड़ी दीदी मुनी बेहोश हो गई हैं। सुना? कहाँ? सेक्रेटरी के घर। क्या हुआ था? क्या हुआ था ये कोई नहीं जानता था, सेक्रेटरी भी नहीं। कालो की माँ ने कहा। आलादी मासी माँ के पास भी खबर पहुंची। सुनकर उनके तो हाथ पांव जैसे छाती से चिपक गए। बोली, है? जीती जागती लड़की इस तरह गिर पड़ी, कोई देख भी नहीं पाया? किसी ने मुंह में एक घूंट पानी भी नहीं डाला? आंधी नहीं, पानी नहीं जिससे फिसलन हो। आखिर जवान लड़की गिरी कैसे? मानू ने कहा, लेकिन कमला दी गिरजा के पास गई थी। किस लिए? वो तो गोरों की जगह है। सेक्रेटरी के घर उस दिन गिरजा के बूढ़े पादरी साहब भी खड़े थे। घोड़ा गाड़ी का गाड़ीवान भी खड़ा था। सेक्रेटरी ने पूछा, फिर ऐसा क्यों हुआ? गाड़ीवान ने कहा, बड़ी दीदी मुनी गाड़ी में चढ़कर गिरजा के बगीचे घूमने गई थीं। 1 घंटे तक जब नहीं लौटी तो मैंने पादरी साहब को खबर दी। बाकी पादरी साहब ने समझा दिया। बोले, बहुत खोजा लेकिन कहीं नहीं दिख रही थी। अंत में गार्डन पार कर सीढ़ी के ऊपर लैंडिंग जाकर देखा, ग्राउंड के ऊपर पड़ी है एक लेडी। देखते ही पहचान गया, अपनी हेडमिस्ट्रेस मिस भट्ट। सेक्रेटरी भी आश्चर्य में पड़ गए। उस जगह चढ़ी ही क्यों थी कमला दत्त? वहां उसे क्या काम था? लेकिन कौन देता इस समय इस बात का उत्तर? इसके बाद 3 दिन तक इसी प्रकार बेहोश पड़ी रही कमला दी। सेक्रेटरी के लड़के लड़कियों ने दिन रात एक कर उसकी सेवा की। भानु मानू दोनों के दूल्हे भी आए। वे लोग भी उसके बिस्तर के पास 2 मिनट खड़े रहकर कमला दी को देख गए। मानू के पति ने कहा, सचमुच कमला दी स्कूल के बारे में सोचते सोचते अपने प्राण ही दे डालेंगी। भानु के आदमी ने कहा, घर में ऐसा उदाहरण होते हुए भी तुम लोगों ने में से किसी ने पढ़ाई लिखाई नहीं की। मानू बोली, बाबा ने क्या हम लोगों को पढ़ाया था कभी जिससे हम लोग पढ़ते? पति ने कहा, जो पढ़ सकेगा उसे ही बाबा ने पढ़ाया, इसीलिए उन्होंने इतना पैसा खर्च किया। भानु ने कहा, हम लोग क्या पढ़ते नहीं थे, लेकिन बाबा ने इतनी कम उम्र में हम लोगों की शादी कर दी और शादी होते न होते बच्चे। मानू ने कहा, बाबा हम लोगों से ज्यादा कमला दी को चाहते हैं। आह्लादी मासी माँ ने कहा, तू ज्यादा बकबक मत कर। याद नहीं है तेरी शादी में कितना रुपया खर्च हुआ था? सिर्फ दहेज ही तो 13,000 का था। किस लड़की को कम दिया है? सुनूं मैं जरा। कौन सा जमाई कह सकता है कि उसे कम दिया है? उसका स्कूल ही तुम लोगों की नज़र में खटक रहा है। फिर कमला के कान के पास मुंह ले जाकर मासी माँ ने कहा, कमला बेटी अब कैसी हो? लेकिन कहकर ज्यादा देर रुक नहीं पाई। बोली, जाऊं थोड़ी देर कमर सीधी कर लूं। क्या आफत आई है बेचारी पर। 3 दिन बाद कमला दत्त को जरा होश आया। फिर आंखें खोल उसने चारों ओर एक बार नजर घुमाकर देखा। शाम को कमला दत्त ने कहा, मैं स्कूल जाऊंगी मासी माँ। आलादी मासी माँ ने गाल पर हाथ रखकर कहा, अभी स्कूल का नाम मत लो, शरीर में जरा जोर आने दो, फिर जाना। कमला दत्त ने मुंह से कुछ भी नहीं कहा, लेकिन स्कूल में अभी भी उसे काफ़ी काम पड़ा था। धीरे धीरे सारी घटना उसके दिमाग में चक्कर काटने लगी। सेक्रेटरी के छोटे लड़के ने बाद में एक दिन कहा, कमला दी उस दिन गिरजा के पास कितने लोग जमा हो गए थे? ओफ, बैंडल के करीब सभी लोग वहां जमा थे। सभी पूछ रहे थे, क्या हुआ? ये क्या हुआ है भाई? खबर सुनकर जब मैं पहुंचा तो इतनी भीड़ थी कि मुश्किल से अंदर जा पाया। स्कूल आते समय आलादी मासी माँ ने कहा, अभी कुछ दिन अधिक काम मत करना, नहीं तो फिर किसी दिन सिर चकरा कर गिर पड़ोगी, कोई देख भी नहीं पाएगा।
इसके बाद फिर हमेशा की तरह ही स्कूल चलने लगा। कॉलेज हुआ, नई इमारत बनी, सेक्रेटरी ने और भी रुपया लगाया, स्कूल का नाम और भी बढ़ा, नई नई अध्यापिकाएं आईं। सुकुमारी चली गई थी, लेकिन उसकी जगह आई वासंती। शिखादी इस स्कूल को छोड़कर आसनसोल चली गई है, वहाँ उन्हें ज़्यादा वेतन मिलता है। इला दत्त की माँ मर गई, माधुरी के भाई की शादी हो गई, मानू ने फिर एक लड़की को जन्म दिया, सानू की शादी हो गई, कलकत्ते में भानुदी के आदमी की भी पटना बदली हो गई, आलादी मौसी माँ और मोटी हो गई, उनके भी फिर बच्चा होने वाला है। इसी तरह की कितनी ही बातें। स्कूल लौट आने पर मनीषा सेन ने पूछा, कमला दी सच सच बतलाओ, वहाँ क्यों गई थी उस चबूतरे पर? वासंती ने भी पूछा, सच कमला दी, इतनी जगह रहते वहीं क्यों गई आप? मनीषा सेन ने कहा, क्या पता भाई क्या सोचकर गई थी, वो बात किसी को नहीं बतलाती, कितनी ही बार पूछा है लेकिन किसी भी तरह नहीं बतलाती। लेकिन कमला दी बतलाएं या नहीं बतलाएं, बात एक दिन खुल ही गई। उस समय हुगली गर्ल्स स्कूल कॉलेज हो गया था। कॉलेज की लेडी प्रिंसिपल थी कमला दत्त। सारे दिन काम और काम, कोई सीमा ही नहीं थी। आज स्कूल कमेटी की बैठक है, कल कॉलेज की एजुकेशन कमेटी का इलेक्शन है, वोट, षड्यंत्र, फाइल और परीक्षा, इसमें पता ही नहीं सारा दिन कहाँ निकल जाता। सेक्रेटरी के घर और भी ज़्यादा जाना पड़ता। सेक्रेटरी के घर भी काफ़ी परिवर्तन हुए हैं। आलादी मासीमा इसी बीच और भी मोटी हो गई हैं। ज़्यादा बात करने से उनकी सांस उखड़ जाती है, शरीर पर कपड़े नहीं रह पाते। कहती, शरीर बंधा बंधा सा लगता है बेटी। फिर कमला दत्त को देखकर कहती, शरीर तो तेरा है बेटी, कैसे रखा बेटी तैने अपना शरीर जैसे का तैसा। वास्तव में कमला दत्त का शरीर है भी ऐसा ही, कहीं से जरा भी बेडौल नहीं। वो सुडौल शरीर उस दिन सेक्रेटरी राम मोहन सेन ने पहली बार देखा। तो दोस्तों, भाग 8 की कहानी बस यहीं तक। भाग 9 में मैं आपको आगे की कहानी कल सुनाऊंगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, और उससे पहले मेरा फिर ये निवेदन सुन लीजिए कि यदि आपको मेरा वाचन पसंद आता है तो मेरे इस चैनल आइए सुने कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर भी, और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। और हो सके तो मुझे कमेंट करके ये भी बताइए कि मेरा वाचन आपको कैसा लगा। तो इजाज़त दीजिए दोस्तों, नमस्कार।